What's up everyone, this is AR and welcome to another video. In this video we are going to discuss about cash flow statements. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, इनको बनाने का तरीका क्या होता है, इनके बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, इनके 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आज सारा आपका IAS 7 रिवाइज होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स शुरू करते हैं। हर कंपनी को 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बनानी होती हैं और वो 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्यों बनाते हैं हम लोग? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है। बैलेंस शीट जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है। वो क्यों बनाते हैं हम लोग? टू फाइंड आउट द वर्थ ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की वर्थ क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बिजनेस अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्यों बनाते हैं? कि हम लोग बिजनेस का ब्लड मालूम कर सकें। ब्लड, यस, कैश इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस। कैश जो होता है वो बिजनेस का ब्लड होता है। कैश नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं चलेगा। ठीक है। कैश ख़त्म तो आप बिज़नेस के ऑपरेशन रन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बिज़नेस के कैश के सारे फ्लोज हम लोग ढूंढ रहे होते हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और फ्लोज जिस तरह ये अपने नाम से बता रहे, कैश फ्लो यानी कि इसके अंदर सारा इनफ्लोज आते हैं, आउटफ्लोज आते हैं कैश के कहाँ से कैश आया बिज़नेस के पास, कहाँ से कैश गया और कहाँ पे कैश हमारा आउटफ्लो हुआ बिज़नेस का। ये सारी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो हो रही होती हैं। तो ये क्या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में नहीं हमें पता चल रहा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्या है? देखें जी, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं पता चल रही होती। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो एक्सट्रैक्ट दिख रहा होगा आपको इनकम स्टेटमेंट का। तो इनकम स्टेटमेंट का जो एक्सट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की, सेल्स की, लास्ट ईयर की हमारे पास रेवेन्यू जो सेल है फॉर एग्जांपल 60K 60,000 रुपये सेल्स थी। इस साल हमारे पास 80,000 रुपये सेल हुई है। तो क्या हमारे पास इस साल 80,000 रुपये हमारे हाथ में हैं? 80,000 रुपये हमारे पास आए क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास 80,000 रुपये पूरे आए हों। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सेल्स क्या पता क्रेडिट पे भी की हों, हमने कुछ सेल्स कैश पे भी की हों। तो ये इनकम स्टेटमेंट की ये जो वैल्यूज़ है ये हमें नहीं बता रही कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश की सेल्स हमने की हैं, अनटिल एंड अनलेस पूरी ही स्टेटमेंट कैश की बेसिस पे बनी हो, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनी हो। लेकिन 99% टाइम्स ऑब्वियसली जो बिज़नेस के ऑपरेशन होते हैं वो अक्रूवल बेसिस पर होते हैं। तो इसके अंदर हमें नहीं पता चल रहा होता कि कैश की कितनी ट्रांजैक्शन है। तो इनकम स्टेटमेंट से भी हमें पता नहीं चल रहा होता कि कितनी कैश की हमारे पास ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट के अंदर भी हम लोग को दिख रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैश की बात ले लें, आपके सामने एक्स्ट्रा की दिख रहा होगा कैश, बैंक रिसीवेबल्स। अगर हम लोग सिर्फ कैश की बात कर लें तो लास्ट ईयर का हमारे पास 20,000 रुपये कैश था। इस साल के एंड पे हमारे पास 10,000 रुपये कैश बचा हुआ है। तो भाई इस साल कहाँ से कैश आया, कहाँ पे कैश गया, हमारे पास से कैश आखिर कम क्यों हुआ हमारे पास लास्ट ईयर से इस साल हमारे पास कैश का बैलेंस कम क्यों हो रहा है? कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट तो हमें नहीं बता रहा। तो इसके लिए हमें बनानी होती कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं टू फाइंड आउट ऑल द फ्लोज ऑफ द कैश कि साल में कहाँ के साल में बिजनेस के पास कहाँ से कैश आया और कहाँ से कैश गया और कहाँ पे गया। तो ये हम लोग सारी देख रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं 2 तरीके से। कैश फ्लो 2 तरीके से बनती है, 2 मेथड से बनती है। और ये 2 मेथड कौन सजेस्ट करता है? हमें IAS 7 सजेस्ट करता है। IAS हमें गाइड करता है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के हवाले से। हमें बताता है कि कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना। तो IAS 7 जो है हमारा वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी कैश फ्लो बना रहा होगा उसको ये 3 चीज़ें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ज़रूरी है शो करना। वो 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स से हमारा सेक्शन है, यानी कि एक जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनेगी उसके अंदर 3 हिस्से होंगे, 3 सेक्शंस होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं शो करने के लिए। नंबर 1 अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कैश नाम से बता रहा है। ठीक है, चले मैं आपको पहले गिनवा देता हूँ कितने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है।
नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नाम से ही बता रहा है, नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ऑपरेशंस के ज़रिए, ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के बाद, डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी आउट करने के बाद जो कैश का हमारे पास जितने भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं वो कहाँ पे हम लोग को शो करने होंगे, इस कंपोनेंट में, इस सेक्शन में शो करने होंगे। यानी कि डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के बाद जो कैश हमारे पास आया, जो कैश गया, वो कहाँ पे शो रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जूते का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल बाटा है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बाटा कंपनी, ठीक है, वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट दिस ब्रांड। तो बाटा जो कंपनी है जूते बेचती है, उसका मेन काम क्या है, जूते बेचना, जूते खरीद के बेचती है, उसका ये डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी है जो कि जिसके ज़रिए वो कैश जनरेट करती है, अपना इनकम जनरेट करती है। तो उसकी जो जूते बेच के जो उसके बाद कैश आएगा वो कहाँ पे शो रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। इसी तरह जब वो जूते खरीदता होगा सस्ते दामों पे अपने सप्लायर से, तो अपने सप्लायर को जो पैसे पे करता होगा, कैश पे करता होगा, वो कहाँ पे जा रहा होगा, वो कहाँ पे शो रहा होगा, इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, भाई ये कंपनी है, कोई बिजनेस है, नाम से बता रहे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ना कोई, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई बिजनेस, भाई बिजनेस है, कंपनी है, वो भी तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा जाएगा, कोई एसेट खरीद लिया बड़ा, ठीक है, नॉन करंट एसेट खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट है हमारी, ठीक है, तो वो जो हम लोग का जो पैसा जाएगा उस चीज़ को खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में, वो कहाँ पे आउटफ्लो शो हो रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर। कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से इनकम आ गई, तो जो इनकम आई है वो कहाँ पे शो हो रही होगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर, यानी कि जो इनकम कैश में आई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, भाई फाइनेंस नाम से बता रहे कि फाइनेंस कर रहे हैं हम लोग बिजनेस को, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा डाल लें, कैश डाल लें, तो जितना कैश बिजनेस के अंदर आया, जितना कैपिटल आया, वो कहाँ पे शो हो रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर। ये इसी की एग्जांपल लेते हैं, बाटा कंपनी है, इसको अपनी मॉल के अंदर आउटलेट खोलनी थी, उसको पैसा चाहिए था, ज़्यादा पैसा नहीं था इसके पास, ये बैंक के पास गया, इसने लोन रेस कर लिया, इसने लोन ले लिया, पैसा आ गया इसके पास, तो जो पैसा आया लोन की मद में वो कहाँ पे शो रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर। इसी तरह ओनर्स ने कैपिटल इंजेक्ट कर दिया, कैपिटल डाल दिया, तो कैश जो आया बिजनेस के पास वो कहाँ पे शो रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर। इसी तरह ओनर ने कैपिटल निकाल लिया, विदड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर ली, कैश जा रहे बिजनेस के पास से, तो वो कहाँ पे शो होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर। ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद जो भी नेट करके हमारे पास अमाउंट आता है, हम लोग उसको अपने ओपनिंग कैश के साथ प्लस माइनस करते हैं ताकि हमारे पास एंडिंग का कैश का बैलेंस आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल साल के शुरू में हमारे पास 35,000 रुपये कैश था, इस साल हमने कैश फ्लो ऑपरेशंस इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अंदर पूरा नेट करके हमारे पास आ गया 20,000 रुपये का कैश जनरेट हुआ इस साल। तो यानी कि ओपनिंग हमारे पास था 35,000 रुपये, इस साल हमने कितना 20,000 रुपये जनरेट किया, तो साल के एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा कैश का, जो बैलेंस शीट के अंदर भी शो रहा होगा, वो कितना शो रहा होगा, 55,000 रुपये। आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल्स भी आ रही होंगी इस फॉर्मेट्स की। तो आइए बढ़ते हैं। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, दोनों तकरीबन सेम है, बस जो फ़र्क आता है, जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, दोनों डिट्टो सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक है। चेंज जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, और वो भी मिलता जुलता है तकरीबन, और आंसर तो सेम ही आता है। तो हम लोग उनके फॉर्मेट्स को देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम जो हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट मेथड के ज़रिए। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो बिल्कुल तकरीबन इनकम स्टेटमेंट की तरह का होता है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग शो कर रहे होते हैं कि हमारे पास कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ इस साल, ठीक है, कितना हमने कैश सेल्स करी है, या तो हमारे पास कस्टमर से कितना कैश हमारे पास आया है, वो हम लोग शो कर रहे होते हैं। फॉर्मेट आपके सामने चल रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग और शो कर रहे होते हैं जो कि हमने अपने सप्लायर को कितना पैसा पे किया कैश में, वो हम लोग दिखा रहे होते हैं आउटफ्लो। हमने अपनी सैलरीज कितनी कैश में पे की हैं, उसके ज़रिए जो कैश फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो सारी दिखा रहे होते हैं। हमने कितने एक्सपेंसेस पे करें, वो सारा हम लोग शो कर रहे होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर आ रही होती हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। बाकी जो नेट ऑफ करके हमारे पास आता है, फिर हम लोग उसमें से टैक्स पे कर देते हैं हम लोग, तो वो भी हम लोग आउटफ्लो दिखा रहे होते हैं। इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी आउटफ्लो दिखा रहे होते हैं। तो हमारे पास नेट आ जाते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है।
ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड के अंदर होता है। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर बिल्कुल सेम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर बिल्कुल सेम। इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर आते हैं। इनडायरेक्ट मेथड होता है थोड़ा सा छुपा रुस्तम, ये छुपी छुपी चीज़ें हमें दिखाता है। कैश फ्लो फ्रॉम, अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड के जरिए बना रहे हैं तो वो साफ साफ आपको बता रहेगा इतना कैश कस्टमर से रिसीव हुआ है, इतना कैश हमने पे किया है, ठीक है सारा। लेकिन कैश फ्लो जो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम लोग बनाते हैं वो हम लोग रिवर्स वर्किंग में बनाते हैं। रिवर्स वर्किंग में किस तरह हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे होते हैं, हम लोग प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। मतलब एडजस्टमेंट्स मतलब यानी कि हम लोग प्रॉफिट उठाते हैं, उसके अंदर से हम लोग नॉन कैश आइटम मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड से तो हम लोग सारे कैश के आइटम्स हम लोग डाल के कैलकुलेट कर रहे थे, प्लस माइनस कर रहे थे। इधर हम लोग प्रॉफिट उठा के उसमें से एडजस्टमेंट कर रहे हैं नॉन कैश आइटम्स की। यानी कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट था, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉन कैश आइटम है भाई। हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बुक कर दें, एक्सपेंस तो है क्या, लेकिन वो एक्सपेंस हम लोग पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कैश तो नहीं जा रहा, तो हम लोग उसे, तो उसने प्रॉफिट को कम किया हुआ होता है, तो हम लोग उसे प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग एमोटाइजेशन हुई है, ठीक है, रीवैल्यूएशन हुआ है, गेन हुआ है आपके पास, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है पीपी की, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ गई है, कैश नहीं आया आपके पास, ठीक है। आपने ऐसा उसे इनकम तो रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन आपके पास कैश नहीं आया, तो उसने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है भाई, कैश को, तो ये तो फालतू का है भाई, इसको माइनस करो, इसमें हमारे पास कैश नहीं आया तो हम लोग इसको माइनस करवाते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास, सारी एग्जांपल शो हो रही होंगी। फिर हम लोग उसके अंदर बैलेंस शीट्स की जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके डिफरेंसेस को हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को हम लोग देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल पिछले साल के जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पिछले साल हमारे पास 60,000 रुपये, इस साल हमारे पास 40,000 रुपये रह गए। मतलब साल के शुरू में हमारे पास 60,000 रुपये थे, साल के एंड पे 40,000 रुपये रह गए, इसका मतलब कम हुए हैं अकाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब हमें 60,000 लोगों से साल के शुरू में पैसे लेना था, अब कितने से लेना है? 40,000 लोगों से। तो 20,000 जो थे, 20,000 जो रुपये थे वो हमें मिल गए होंगे, कैश आया होगा, तो हम लोग इसको ऐड कर दें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इसी तरह अगर हम लोग क्रेडिटर्स की बात करें, ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास साल के शुरू में थे फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये, साल के एंड पे हमारे पास रह गए 20,000 रुपये। इसका मतलब हमने 10,000 रुपये कहीं ना कहीं साल के बीच में पे करे अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो कैश तो गया होगा, तो 10,000 रुपये हम लोग अपने माइनस कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये और भी एग्जांपल्स होती हैं जो हम लोग बैलेंस शीट्स के अकाउंट्स के अंदर हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और ये सारी जो डिटेल वर्किंग है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं सॉल्व करूँ एक पास्ट पेपर। तो इफ़ यू गाइज want me to solve a past paper or an example question, तो do let me know in the comment below। क्या आप मुझे बताएं कि मैं ICAP का कोई पास्ट पेपर सॉल्व करूं या कोई भी, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि भाई किस तरह हम लोग अमाउंट्स निकालते हैं, किस तरह हम लोग वर्किंग करते हैं, किस तरीके से एक एक अमाउंट आएगी और उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, कि एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, और लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो इसका जो कैश के साथ रिलेशन है इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो एक एक चीज़ मैं आपको तो वर्किंग करके बताऊंगा। अभी हम लोग से थियोरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू कवर अ प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दैट एज वेल। बाकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेशंस में ही फ़र्क होता है, ठीक है। ऑपरेशंस अगर हम लोग इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे तो इसके अंदर हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करके नेट कैश फ्लो हम लोग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उसमें से टैक्स पे जो हम लोग माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पे माइनस करते हैं, फिर हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। बाकी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट तो दोनों सेम है, नीचे का पार्ट दोनों सेम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में, बस जो फ़र्क आता है वो ऑपरेशंस में आता है, ठीक है। आप लोग पूरा स्टेटमेंट बना लेते हो, ठीक है, और आपके पास नेट कैश का जो अमाउंट होता है साल के एंड का, वो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। दो मेथड हैं, दोनों हमने पढ़ लिया। दोनों में से कौन सा मेथड बेस्ट रहता है, कौन सा मेथड हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सा मेथड एग्जाम में आता है, कौन सा मेथड कंपनीज फॉलो करती हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो आप देखें जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनानी है, हर कंपनी को बनानी है, तो मेथड तो कोई ना कोई फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। टाइम का हम लोग पहले फैक्टर देखते हैं।
तो टाइम कंज्यूमिंग जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते मेथड वो है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सारे कैश के ट्रांजैक्शंस हम लोग निकाल ले होते हैं ढूंढ के कि भाई कहाँ पे हमने कैश पे किया है, कहाँ पे हमने कैश रिसीव किया है, वो सारी हम लोग उसके अंदर रिटर्न डाउन कर रहे होते हैं, सारी आपके पास फॉर्मेट भी आ रहा होगा। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। हम लोग इस सिमिलर लाइक आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी हम लोग सेल्स दिखा रहे होते हैं, फिर हम लोग उसमें से हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कि हमने कितना पे हमने कर दिया है, फिर उसके अंदर से हम लोग एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड का। तो इसके अंदर हम लोग एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को कैश फ्लो की ट्रांजैक्शन में तब्दील कर रहे होते हैं। किस तरह उसमें से इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन में से कैश की ट्रांजैक्शन, कैश का एलिमेंट फाइंड आउट करके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड में ऐड कर रहे होते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट मेथड इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ प्रॉफिट लेना, उसमें से नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट्स करनी है और बैलेंस शीट्स की डिफरेंस अकाउंट्स की डिफरेंसेस की आपको एडजस्टमेंट करनी है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास स्टेक होल्डर्स का, कि हम लोग बना किसके लिए रहे हैं भाई, किसको ये स्टेटमेंट शो होंगी। तो दो लोग होते हैं ऑब्वियसली, एक बिज़नेस की इंटरनल जो बिज़नेस के अंदर के लोग होते हैं और बिज़नेस के बाहर के लोग। यानी कि अगर हम लोग मैनेजमेंट सीईओ की बात करें, जो सीएफओ देख रहा होगा वो चाहेगा कि उसे एक एक चीज़ पता चले कि कहाँ से बिज़नेस में कैश आया, बिज़नेस में कहाँ पे कैश गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाना के लिए प्रेफर करेंगे, कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि उसके अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन है कैश की, ठीक है। मीनवाइल अगर हम लोग शेयर होल्डर्स को दिखाना है, अगर हम लोग गवर्नमेंट को दिखाना है, इन्वेस्टर्स को दिखाना है, तो हम लोग कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए बनाते हैं। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। अगर हम लोग एक एक चीज़ पब्लिक कर देंगे कि हमारे पास कितना हमने कैश रिसीव किया, इस साल कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश हमने पे किया, कितने हमने एसेट्स खरीदे कैश गया है, तो सारी चीज़ें हमारी लोगों तक पहुंच रही होगी और फिर हमारे पास आ जाएंगे गवर्नमेंट वाले, टैक्स वाले, एफबीआर वाले, बोलेंगे हाँ भाई इतना आपके पास कैश आया है, कैश सेल्स हुई आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स आपका हमें दिख रहा है, लाओ भाई टैक्स निकालो इस पर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड वाली हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाएंगे तो उसके अंदर नहीं पता चल रहा होगा कि कितना कैश हमने रिसीव किया कस्टमर से, कितना कैश हमने पे किया। उसके अंदर तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स दिखा रहे हैं, उसमें तो हम लोग प्रॉफिट को सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, नॉन कैश आइटम्स निकाल रहे हैं उसके अंदर से। गवर्नमेंट को कभी भी नहीं पता चलेगा, स्टेक होल्डर्स को जो क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स, उनको कभी भी नहीं पता चलेगा। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, जो कंपनीज बनाती हैं, जो हमें दिख रही होती हैं, जो हम कंपनीज इशू करती हैं, जो हम लोग को कम दिख रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो इनडायरेक्ट मेथड इसलिए होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्पस, इनको बनाने का मकसद क्या है? दोनों का बनाने का मकसद है डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो ऑब्वियसली जो इंटरनल मैटर्स के लिए यूज़ हो रही होगी वो डायरेक्ट मेथड के लिए जरिए यूज़ हो रही होगी, तो वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रही होगी और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ हो रही होगी। मीनवाइल जो इनडायरेक्ट मेथड वाली स्टेटमेंट है वो पब्लिश के लिए यूज़ हो रही होगी, पब्लिक को दिखाने के लिए यूज़ हो रही होगी, वो भी ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। तो दोनों ही मेथड अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जो कंपनी जो ज़्यादा यूज़ करती हैं वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करती हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली दिखाना होता है, पब्लिक को दिखाना होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही होती हैं। और एग्ज़ाम में कौन सा आएगा? दोनों ही आ सकते हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस आपकी करवाऊं या एक कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करूं या 2-3 करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई शो यू मेक अ वीडियो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहाँ तक अभी तक वीडियो में देख रहे हैं तो आपके लिए एक ट्रीट है कि इन सब को जो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उसके अंदर जो हम लोग वर्किंग कैपिटल की, जो हम लोग बैलेंस शीट के अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, प्लस माइनस कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो एक बच्चों को रटवाया जाता है कि कैश बढ़ेगा, क्या एसेट बढ़ेगा तो कैश कम होगा, एसेट कम होगा तो कैश बढ़ेगा, ठीक है, और लायबिलिटी बढ़ेगी। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्टली रिलेशन होता है, कैश बढ़ेगा यानी कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा। इन दोनों के पीछे लॉजिक क्या है? तो इन दोनों के पीछे जो लॉजिक है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ या इसी वीडियो में बताता हूँ? चलिए इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए जी, एसेट बढ़ता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें अगर हम एग्जांपल लें इन्वेंट्री की, हमारे पास इन्वेंट्री हमने परचेज़ की है, ठीक है। हम लोग दोनों लास्ट ईयर के बैलेंसेस को और इस ईयर के बैलेंसेस को
ओपनिंग और क्लोजिंग के बैलेंसेस को अगर हम लोग देख के डिफरेंस निकालें, अगर हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ी है, एसेट बढ़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास से कैश गया है। क्या लॉजिक है? क्यों क्या पता हमने इन्वेंट्री खरीदी हो, इन्वेंट्री खरीदते वक्त हमने पे किए हो पैसे, तो इसलिए हमारे पास से कैश गया है। तो इसलिए जब भी एसेट बढ़ता है हम लोग क्या करते हैं, एसेट जब भी बढ़ता है तो हम लोग कैश को डिक्रीज़ करते हैं, कैश को माइनस करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल, अगर नॉन करंट एसेट हमने खरीद लिया भाई, ठीक है, नॉन करंट एसेट में खरीद लिया तो पैसे तो जा रहे ना हमारे पास से। हमने बैलेंसेस को देख के पता लगाया ओपनिंग और क्लोजिंग को कि भाई पीपी का एसेट, पीपी का जो बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव बढ़ा है वो, ठीक है, साल के बीच में, यानी कि हमने कहीं ना कहीं एसेट खरीदा है, तो उसको खरीदने का जो डिफरेंस है हमने उसको पैसे पे भी तो पे करे होंगे, तो वो सारा हम लोग उसका जो कैश का जो आउटफ्लो हम लोग शो करते हैं वो माइनस से शो करते हैं। इसी तरह अगर लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी की बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे अगर लायबिलिटी बढ़ी तो कैश बढ़ा है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। क्या लॉजिक है? भाई लायबिलिटी बढ़ी है, क्या पता हमने साल के बीच में लोन ले लिया, लायबिलिटी बढ़ गई, तो लोन लेने से जो कैश आया वो भी तो बढ़ा, तो क्या हम लोग कैश को ऐड करते हैं। इसी तरह लायबिलिटी कम हुई, ठीक है, सप्लायर्स का हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग देख रहे हैं, क्रेडिटर्स का, तो पता चल रहा है कि भाई बैलेंस का डिफरेंस का हमें पता चल रहा है कम हो रहा है, इसका मतलब हमने साल के बीच में कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स को पे करा है, तो पे करा है तो कहीं बिजनेस से कैश जा रहा होगा, तो कैश कम हो रहा होगा, इसलिए हम लोग कैश माइनस करते हैं। और डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसके अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। Exams are very near and focus on your studies. Inshallah Taala, we'll see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.